हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिनको हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमारा पहले से जानना बहुत जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है? जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जब हम उस पाठ का अध्ययन करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हमारी जो जो उद्देश्य होते हैं और जो उस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होना था वो हमारे अभ्यास में आ जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग पाठ पढ़ने से सबसे पहले हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि शब्दांश किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द और शब्दांश में अंतर क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे नंबर पे शब्दांश के माध्यम से शब्दों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त मिलेगी। और तीसरी बात है कि जब शब्दों को हम निर्माण करना सीख जाएंगे शब्दांश के माध्यम से तो हमारा जो शब्द भंडार है यानी जो हमारा शब्दकोश है उसमें वृद्धि होगी और हम किसी भी बात को कहने में और कुछ भी चीज़ लिखने में किसी भी विषय पर हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, तो आओ इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम अब उपसर्ग पाठ को पढ़ते हैं। उपसर्ग पाठ का नाम क्या है हमारा? उपसर्ग। ठीक है, ये जो पाठ है हमारा उपसर्ग नामक, ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक है उप और धन सर्ग। इन दो शब्दों के मेल से हमारा ये उपसर्ग शब्द बना हुआ है। अब उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के समीप रह करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा को लिखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा। अब आप देखिए कि उपसर्ग की परिभाषा, अभी मैंने आपको कहा शब्दांश शब्द एक कहा था मैंने। इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए हमें जो है शब्दांश शब्द की और मूल शब्द की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसकी क्या परिभाषा होती है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। एक नया शब्द बनाते हैं। शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। या विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप देखिए कि हमारी जो ये परिभाषा है क्या लिखी गई है कि वे शब्दांश शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शब्दांश अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शब्द धन अंश। ये हमने संधि विच्छेद शब्दों के अंतर्गत पढ़ा था कि शब्दांश शब्द का क्या है? शब्द का अंश, यानी एक छोटा सा अंश किसका? शब्द का।
तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। क्या करते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं। ठीक है, विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग की 3 विशेषताएं भी है। ये तो थी इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा के साथ साथ हमें जो है इसकी 3 विशेषताओं का भी पता चला है। और वे विशेषताएं कौन सी है? नंबर 1 है कि एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। दूसरे नंबर पे है शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और तीसरे नंबर पे है शब्द में जो है कोई ना कोई विशेषता ला देते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो 3 शब्द है, 3 बातें हैं, ये इस उपसर्ग की विशेषता भी है। ठीक है, जो कि उसकी परिभाषा से ही हमें पता चल रही है, और ये इस उपसर्ग की परिभाषा भी है। अब हम उदाहरण के माध्यम से क्या सीखेंगे कि किस प्रकार से एक नया शब्द बनता है, किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन होता है, या किस प्रकार से विशेषता ला देते हैं वो। तो यहाँ पर जो है मैंने एक मूल शब्द लिखा, हाँ, ये क्या है? एक मूल शब्द है। ठीक है, ये एक मूल शब्द है, और इसके पहले अगर मैं प्र लगा देती हूँ, प्र उपसर्ग लगा देती हूँ। प्र क्या है? एक उपसर्ग है। तो इसके पहले प्र उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द बनता है प्रहार। क्या शब्द बनता है? प्रहार। इसी प्रकार से हार शब्द से पहले अगर मैं सम उपसर्ग लगा देती हूँ तो ये शब्द हो जाएगा संघार। क्या शब्द बनेगा हमारा? संघार। तो इसका जो ये स है यहाँ पे सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। और यहाँ पे कौन सा उपसर्ग था? प्र। इसी प्रकार से इस हार शब्द के पहले अगर मैं वी उपसर्ग लगा देती हूँ तो क्या शब्द बनेगा? ये विहार। तो यहाँ पर वी उपसर्ग है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इस हार शब्द से पहले परि उपसर्ग लगा देती हूँ तो यहाँ पर जो है परिहार शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस हार शब्द से पहले उपसर्ग लगा देती हूँ, क्या उपसर्ग है हमारा? उप। तो यहाँ पे हार शब्द से पहले लगाया तो क्या होगा? उपहार शब्द बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं इस हार शब्द से पहले अगर उपसर्ग लगा देती हूँ तो वो बन जाएगा उद्धार। क्या शब्द बन जाएगा? उद्धार शब्द बन जाएगा। तो आप ये देखिए कि एक मूल शब्द में, ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो हमने अभी अपनी परिभाषा में भी लिखा था कि मूल शब्द से पहले, इस मूल शब्द से पहले अगर हम इस प्रकार के वि, प्र, सम, परि, उप, उद, उत, ये सभी जो है अगर उपसर्ग लगाएंगे तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द में कोई ना कोई विशेषता आ जाएगी। तो ये तो था हमारा पहले नंबर पे उदाहरण। ठीक है, कि एक ही मूल शब्द से पहले हम कितने सारे उपसर्ग लगा के नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ये तो था कि नए शब्दों का किस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है कि किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा ज्ञान। क्या शब्द लिया मैंने? ज्ञान शब्द लिया। ज्ञान शब्द जो है वो मूल शब्द है। ज्ञान शब्द क्या है? मूल शब्द है हमारा। ठीक है, अब आप देखिए कि मूल शब्द से पहले अगर मैं अ उपसर्ग लगा देती हूँ, मूल शब्द से पहले अगर मैंने अ उपसर्ग लगाया, ये क्या है? उपसर्ग है हमारा अ। ठीक है, तो अगर अ उपसर्ग ज्ञान शब्द से पहले लग गया तो इस ज्ञान शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शब्द हो जाएगा अज्ञान। क्या हो जाएगा? ये अज्ञान शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमने बात की थी कि कोई ना कोई विशेषता आ जाती है। तो अब आप देखिए तीसरे नंबर पे मैं आपको उदाहरण दूंगी। यही मैंने आपको एक ज्ञान शब्द का, हमने मूल शब्द लिया ज्ञान शब्द को। ठीक है, और इससे पहले हमने उपसर्ग के रूप में वी उपसर्ग ले लिया। वी क्या है? उपसर्ग है हमारा। अब इस ज्ञान शब्द से पहले अगर हम वी उपसर्ग का लगाते हैं, उसमें जोड़ते हैं,
तो एक नया शब्द बन जाता है विज्ञान। और विज्ञान शब्द क्या होता है, किसी ज्ञान तो था ही था, लेकिन मतलब नया ज्ञान, उसमें कुछ न कुछ जुड़ गया, कुछ न कुछ विशेषता आ गई। तो इसीलिए क्या है, ज्ञान में जो है वो कुछ न कुछ विशेषता आने के कारण ही वो क्या कहलाया, विज्ञान कहलाया। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा और उपसर्ग की जो विशेषताएं हैं वो इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। कैसे होती है कि अगर हमने हार मूल शब्द में परि, वि, प्र, सम, उप, उद, उत, यहाँ पे उत है, यहाँ पर जो है उत उपसर्ग है, लेकिन उद लिखा है क्योंकि व्यंजन संधि के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, इन सभी उपसर्गों से हम एक नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी भी मूल शब्द में अ उपसर्ग यानी कि ज्ञान शब्द मूल शब्द में हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो उसमें क्या हुआ, अर्थ में परिवर्तन हो गया। ज्ञान था लेकिन अ उपसर्ग जुड़ने के बावजूद क्या हो गया, अज्ञान। ऐसे ही तीसरे नंबर पे उदाहरण दिया कि मूल शब्द में कोई ना कोई विशेषता आ जाती है। तो ज्ञान शब्द था मूल और उसमें वि उपसर्ग जोड़ने से वो क्या बन गया, नया शब्द विज्ञान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो थी हमारी उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के निर्माण से, उपसर्ग से जो है कितनी विशेषताएं हमें प्राप्त होती है ये हमने यहाँ पे जाना। अब मैं आपको उपसर्ग के भेदों के बारे में जानकारी देती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम उपसर्ग के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, उपसर्ग के भेद। अब आप देखिए कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के मुख्य रूप से जो है वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। और नंबर 2 है संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय। ठीक है, तीसरे नंबर पे है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और नंबर 4 पर है, इनको हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं क्योंकि ये अन्य देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, विदेशी उपसर्ग। और इनमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, इन 2 भाषाओं के उपसर्गों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में जो है वो उपसर्ग नामक पाठ के अंतर्गत उपसर्ग के जो भेद हैं वो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं। और नंबर 1 पर है संस्कृत के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2 है संस्कृत के अव्यय। नंबर 3 है हिंदी के उपसर्ग। और नंबर 4 पर है विदेशी उपसर्ग। विदेशी का मतलब अन्य देश की भाषाओं से जो हमने हिंदी भाषा में अपना लिए हैं ऐसे उपसर्ग। तो वे कौन कौन से मुख्य रूप से, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी उपसर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। और आज यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ अपना पाठ। धन्यवाद, जय हिंद।